अच्छा ओके। गुड मॉर्निंग। आई एम राइट ऑन टाइम, बिल्कुल सही समय पर। रोहित, दीपक, रोहित, विपिन। एसएमएस नहीं आ रहा है लोगों का, एसएमएस नहीं आ रहा, रुका हुआ लग रहा है। अच्छा ओके। अच्छा हाँ, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोहित, मुकेश, शंभू, विपिन, रविंद्र, प्राज्वल, सतीश, सुरेश, सौरभ, तान्या, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दुर्गा, सौरभ, दीपक, सुरेश, रविंद्र, शिवा, अच्युत्य, सपना, विकास, आई लव यू ऑल। प्रणाम गुरु जी। लकी, राहुल, अनितेश, सब लोगों का अभिवादन मेरे पास पहुंच रहा है। और ये अभिवादन जो आपका आता है ना, ये मुझे एनर्जी देता है। मेरी एनर्जी का इनपुट यही है, आपका अभिवादन और आपका ये जो जोश। प्रणाम गुरु जी। मॉर्निंग से वेट करते हैं सर आपका। समीर, हम भी वेट करते हैं इस क्लास के लिए। यू आर लुकिंग सो हैंडसम सर। सौरभ, ओह थैंक यू। अर्जुन, संजय, नोट्स कब से स्टार्ट करें बनाना? आप लोग नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करिए। आप लोग को ये विश्वास होना चाहिए कि जो टीचर्स हैं या जो हम हैं, सब कुछ एक ऐसा सिलेबस बनाया हुआ है, बहुत अच्छा रिसर्च करके आए हैं आपके साथ। आपको क्या चाहिए ये मुझे पता है, आपको क्या चाहिए मुझे पता है। हमारे अनुसार से चलिए। देखिए क्या लिखा है आज। आज आप लोग देखो, ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए ना वहां पे, यूपीएससी टाइप। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या प्रश्न संभावित हैं, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, पीटी में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा ऐसा तथ्य है जो आपको जानना है अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो पहले तो कल वाले क्लास को हम लोग पूरा करेंगे, फिर ज्योग्राफी को एक बार फिर से समझेंगे, जलवायु वनस्पति के उस रूप को एक बार फिर से समझेंगे। क्योंकि कई बच्चे जो बिल्कुल बिगिनर हैं ज्योग्राफी में, उन्होंने मुझे लिखा कि सर मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आया। तो कई शब्दावली हैं जो उनके समझ में नहीं आएगा। मान लो हम कहते हैं पछुआ पवन या व्यापारिक पवन, तो ये शब्द भी उनके समझ में नहीं आता है कई बार। कोई बात नहीं है, हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, हम लोग विश्व का भूगोल जब करने लगेंगे तो अपने आप चीज़ें धीरे धीरे बिल्टअप होती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोज एक एक ब्रिक रखना होता है, फिर उस ब्रिक से वो संरचना बन करके मिस्र का पिरामिड जैसा कुछ बनेगा। ओके, आई एम टोटली ब्लैंक। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीबडी। कृपया नीचे ब्लिंक कर रहे बातों को हटवा दीजिए। सर मुझे पीडीएफ से नहीं, पीडी मिलता है, नोट से ही पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा है। पीडीएफ तो एक कंपाइलेशन ऑफ मटेरियल है, जो कि बहुत बहुत मटेरियल है उसमें, उतना आपको पढ़ना भी नहीं है, वो किसी बुक से भी ज़्यादा मटेरियल है। आपको देखो ये समझना होगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब क्या जो क्लास में बताई जा रही है बातें, उसको ही उसी को ग्रैस्प करने का कोशिश करे हो। शुभम, क्यों नहीं आईएएस बन सकते हो? संदीप नमस्ते। शुरुआत बहुत अच्छी है सर, धन्यवाद। अच्छा ही होगा, बिल्कुल आईएएस बन सकते हो। अर्जुन, पीडीएफ इज़ टू लार्ज। अब देखो क्या है कि मटेरियल ज़्यादा दे दो तब भी पीडीएफ इज़ टू लार्ज, मटेरियल कम दो तो मटेरियल कम है। तो मुझे कहानी याद आती है कि इंसान कोई भी किसी के लिए कुछ भी करे, कुछ ना कुछ शिकायत तो कहीं न कहीं से शिकायत का पिटारा खुलते ही रहता है। शिकायत मत करो और शिकायत बंद करो, और जो क्लासेस चल रही हैं उस पर आप कंसंट्रेट करो, उस पर ध्यान दो। बिल्कुल मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स भी मिल रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करो? आपकी तैयारी शुरू हो गई है बिल्कुल। मुझे ज्योग्राफी कभी समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ड्रीम आपसे पढ़ना था। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र, आई लव यू टू। तान्या, कौशल, राकेश, इतने सारे एसएमएस आ रहे हैं। शोभित, धर्मेंद्र, टोनू,
राजानल, अखिलेश, सन्नी, सुरेश। ओके ओके अर्जुन, शिकायत नहीं है अर्जुन, लेकिन वो पीडीएफ जो लंबा है ना, उसमें ऐसे समझो कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे कि कोई भी बात शेष रह जाए। सारी बातों को कंपाइल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और क्लास में जो बताया जा रहा है ना, उस पीडीएफ से, अगर पीडीएफ सब कुछ होता तो फिर पीडीएफ तो पूरे बाजार को उपलब्ध करवा देंगे, फ्री में ही सारे लोग आईएएस बन जाएंगे, फिर क्लास का क्या होगा। इसीलिए हम लोग क्लास पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया पे हम बात करते हैं तो हमने बताया रेन शैडो इफेक्ट क्या था। आज ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग बात करेंगे कि वहाँ की और महत्वपूर्ण क्या विशेषताएं हैं और प्रश्न क्या पूछे जाएंगे और मुख्य परीक्षा में प्रश्न क्या होगा, पीटी में प्रश्न क्या होगा। आज ये बहुत स्पेशल क्लास होगा तुम्हारे साथ और आज हम लोग समरी करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ? हम लोग चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के उसी डिस्कशन में जहां पर एक बहुत ही कुछ लोगों को जो बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया मांगते हैं किसी भी पूरे, अब लिखना बंद कर दो, आप लिखना बंद कर दो, अपने लिखना बंद कर दो। कोई लिख रहा है अपने हिसाब से पढ़ावा रहे, अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। आज तक किसी की ताकत नहीं है जो मुझे समझाने की कोशिश करे और मुझे गवर्न करने की कोशिश करे और मुझे, हम तो तुम लोग बच्चों की तरह होते, तुम्हारी बात सुन लेते हैं, बोलते हैं। मुझे पता है कि दुनिया में 100 लोग हैं अगर, या 100 लोग आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, उसमें 10 लोगों को शिकायत तो रही जानी है। 10 लोग कुछ ना कुछ अपना बोलेंगे ही बोलेंगे। वो उनका जन्म से ही वही, वैसे ही उनका अपब्रिंगिंग वही है, उनका सब कुछ वही है। अब इस छोटे प्राइस पे इतने बड़े टीचर्स का समूह पढ़ाने आया है, तब भी कुछ ना कुछ कमी तो निकालेंगे ही बैठ करके। कोई बात नहीं है, उनसे हम प्रभावित नहीं हो रहे। आप लोग ऐसा मत लिखो, वी ऑल लव यू ऑल। अरे बस बस, हमारे मुखर्जी नगर में सेल होते हैं, पूरे भारत में सेल होते हैं नोट्स। चलो देखो यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है और ऑस्ट्रेलिया में जिन बच्चों को अब तक बिल्कुल समझ में नहीं आया या पार्शियली या अंशतः समझ में आया, उन बच्चों के लिए आज मैंने क्लास रखा है। और उनके लिए रखा है जो कि सचमुच आईएएस बनना चाहते हैं, उनके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे। जो प्रश्न आने वाले हैं उन पे आज बात करेंगे, लेकिन आप लोग लिखना बंद कर दो। ओके, आप यहां देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, एक द्वीपीय महाद्वीप है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखोगे तो द्वीप नहीं है, क्योंकि वो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। यूरोप को देखोगे तो एशिया से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका को देखोगे तो वह भी सिनाई पेनिनसुला के पास एशिया से जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो संरचना है महाद्वीपों की, वो सब आपस में जुड़ी है। तो कोई भी महाद्वीप द्वीप नहीं है। एक ही महाद्वीप द्वीप भी है और महाद्वीप की संज्ञा भी उसको दी जाती है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। वो कौन है? वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। अब इसमें समझना क्या है? ये तो बड़ा सरल सी बात थी। जिन लोगों का क्लास मिस हुआ, जिन लोगों ने कुछ नहीं समझा, वो आज फिर से हमारे साथ जुड़े और पूरी ताकत से जुड़े और सीखने की कोशिश करें। आपको हम फिर से मेहनत करके फिर से सिखाने की कोशिश करते हैं, और जिन लोगों ने सीखा है उनको और भी एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। क्यों है मैंने बता दिया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिस शब्द से बना है। ऑस्ट्रेलिस शब्द का अर्थ है टुवर्ड्स साउथ, दक्षिण की ओर। तो चूंकि ये महादेश दक्षिण की ओर है, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके लगभग मध्य से, मैंने मध्य नहीं कहा, लगभग मध्य से मकर रेखा निकल रही है, और उस मकर रेखा के पास एक सिटी है जिसका नाम है एलिस स्प्रिंग। वो ऑस्ट्रेलिया का हार्टलैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया का केंद्र बिंदु है,
तो एलिस स्प्रिंग को जरूर याद रखना है। मैंने बताया था कि डार्विन पोर्ट को एलिस स्प्रिंग से रेल के द्वारा जोड़ दिया गया है और इस तरह से ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग अब सिर्फ पर्थ से सिडनी नहीं है, बल्कि सिडनी और पर्थ से एक और ट्रैक निकल करके एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और एलिस स्प्रिंग को जोड़ते हुए फिर डार्विन को भी जोड़ती है। ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग की पूरी संरचना होगी। ओके, नोट्स बनाने के लिए मत पूछो। पहले जैसे आपको यह समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया से मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा, कुछ संभावित प्रश्न है जो करेंगे। पीटी में जिस विधि से पढ़ाया जा रहा है, जैसे पीडीएफ मिल रहा है, उसी से पीटी आपका हो जाएगा। ओके, और क्लास में जब भी हम डायग्राम बनाए, उस डायग्राम को आप भी बनाओ। क्लास में जो बातें कहें उसको नोट करने का कोशिश करो, सिर्फ सुनो नहीं। 5 बार तो सुनने का मिलेगा ना, तो 5 बार में सुनने के बाद सारे फैक्ट्स को नोट कर लो। तो नोट करो तो अपने आप एक बहुत अच्छा मटेरियल बन जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया का अगर अध्ययन करना है या साउथ अमेरिका का करना है या किसी भी कॉन्टिनेंट का करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, उस कॉन्टिनेंट के भूगर्भ शास्त्र में जाते हैं। साउथ अमेरिका में कहाँ जाएंगे? भूगर्भ शास्त्र में। अफ्रीका पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? भूगर्भ शास्त्र में। यही भूगोल है। और भूगर्भ शास्त्र के बाद कहाँ जाएंगे? फिर उसकी जब भूगर्भ शास्त्र और संरचना पढ़ लेते हैं हम लोग, तब उसके भूभौतिक दशा में जाते हैं। भूभौतिक दशा मतलब क्या हुआ? पहाड़ कहाँ है, पठार कहाँ है, बेसिन कहाँ है, मैदान कहाँ है, ये भूभौतिक संरचना कहलाती है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, वनस्पति प्रदेश पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, वहाँ का जो पर्यावरणीय दशाएं हैं उसको पढ़ेंगे। फिर वहाँ के हम लोग संस्कृति को, मानव समाज को, आर्थिक क्रिया को, उत्खनन को, इंडस्ट्री को, वहाँ के राजनीतिक मैप को अगर सबको अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं, तो आपका निश्चित रूप से पूरे जनरल स्टडीज़ का एक आधार तैयार होगा। हमारा काम यही आधार तैयार करना है। आप लोग इस एग्ज़ाम को एसएससी और बैंकिंग की तरह बिल्कुल मत सोच करके देखो। आप मत सोचो कि उस तरह का कोई एग्जामिनेशन होने वाला है ये। ओके, आप देखिए आगे। तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब तुम लोग इसमें ध्यान से देखो, ये कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। मैंने सिर्फ कार्प लिख दिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। और गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के इधर क्या है बताया था आपको? केप यॉर्क पेनिनसुला। तो ये है केप यॉर्क। इधर क्या है? अर्नहेम लैंड, अर्नहेम लैंड। और ये जो भाग है, इधर कौन सी जलवायु थी? मॉनसून। ये था हमारा मॉनसून, मॉनसूनी जलवायु थी। मॉनसूनी जलवायु में क्या होता है? ग्रीष्मकालीन वर्षा, शीतकालीन शुष्कता। ओके, तो ये हमारा मॉनसून जलवायु का क्षेत्र है। अब बताओ, अर्नहेम में कौन सा खनिज मिल रहा था? तो यहां पर था बॉक्साइट। और यॉर्क में क्या मिल रहा था? यहां भी था बॉक्साइट। और यहां पर एक सबसे बड़ा माइनिंग एरिया क्या था? इसका नाम था वीपा। वीपा। कितना आसान है, आप लोग मेहनत बस करो, कितना आसान है और सारे प्रश्न ही फंसेंगे। ये देखो, अब मॉनसून की वनस्पति क्या होती है? पर्णपाती। जैसे भारत में वृक्ष कैसे मिलते हैं? पर्णपाती। पर्णपाती और सदाहरित वृक्ष में क्या अंतर होता है? सदाहरित वृक्ष वहीं होते हैं जहां सालों भर वर्षा होगी। चूंकि मॉनसून जलवायु में वर्षा कुछ महीनों की होती है, फिर शुष्कता होती है, तो यहाँ वृक्ष क्या करेगा? शुष्क महीनों में अपने फॉलिएज को, अपने पत्तों को सूख करके गिरा देता है। और फिर जब वर्षा, बसंत का सीजन जब शुरू होता है, तो फिर से उसमें नव किसलय, फिर से उसमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो ये होता है पर्णपाती वन। तो यहाँ पर वनस्पति मॉनसून में क्या होगा? पर्णपाती। अब आप देखो, यहां पर हमने कौन सा पर्वत बताया था? यहां पर हमने पर्वत बताया था ना, ये पूरा, ये कौन सा पर्वत था? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम अलग अलग था, तो सबसे नीचे क्या था, विक्टोरिया में क्या नाम था, साउदर्न आल्प्स। फिर हम लोग ऊपर चलते हैं तो न्यू साउथ वेल्स था, वहां पर 3 नाम मैंने आपको बताए थे, स्नोवी माउंटेन, ब्लू माउंटेन, और तीसरा तुम बताओगे, लिख करके बताओ मुझे। स्नोवी माउंटेन, ब्लू माउंटेन, और तीसरा बहुत आसान है, कौन लिखा, न्यू इंग्लैंड रेंज। सबसे पहले अनुराग, सौरभ, मुकेश, तुमने रिस्पॉन्स दिया, वेरी गुड। आई थिंक ये लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा, बस 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 बस, बहुत सुंदर। अमन भी लिखा, सिद्धिका भी लिखी, न्यू इंग्लैंड रेंज। तो 3 माउंटेन है, स्टेट वाइज याद करके रखना है। और उसके ऊपर जाएंगे, क्वींसलैंड है, तो क्वींसलैंड में क्या कहेंगे हम लोग, उसका नाम क्या होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 2 जलवायु प्रदेश में बांटता है। ऑस्ट्रेलिया को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु को 2 भाग में बांटता है। पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होगी, इस भाग में वर्षा अधिक होगी। ये जो हमारा भाग ए है, इसमें वर्षा, या इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं, इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं। ये जो हमारा भाग है 1, यहां पे वर्षा अधिक होती है। कारण आपको पता है कि यहां से जो व्यापारिक पवनें आती हैं वो इस पर्वत से टकरा करके उस वर्ष में उधर वर्षा करती हैं, और ये जो हमारा भाग बच जाता है, ये बन जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। इसलिए इस भाग में क्या है, मरुभूमि। तो हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि यहां पे ये जो भाग है, ये है हमारा, अगर इसको 2 मान लें तो तीसरा हमारा क्या था, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र था, ये हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। और ये जो हमारा भाग यहां पर ये बना था, इसमें यहां क्या है, ये सवाना का क्षेत्र, जहां वर्षा, अगर यहां पे वर्षा 150 है तो यहां पे वर्षा 75 हो जाती है। और ये जो क्षेत्र है, यहां वर्षा 40 हो जाती है, 40 सेंटीमीटर वर्षा है, यहाँ 75 सेंटीमीटर वर्षा है। कारण मैंने आपको बताया था, पर्वत के इस भाग में वर्षा कम होती है। तो ये भाग सवाना था, ये क्या है, घास का मैदान। और ये क्या है हमारा, डाउन्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्टेपी भी कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल नाम है वो डाउन्स है। तो स्टेपी और सवाना के घास में अंतर होता है। सवाना का घास लंबा होगा, ज्यादा वर्षा का क्षेत्र होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र होगा। जबकि स्टेपी का घास छोटा होता है, ज्यादा पोषकता होती है, वहां मृदा में उर्वरता भी ज्यादा होती है स्टेपी में, और वहां पे वर्षा थोड़ी कम है, लेकिन वहां पे जो इवेपोरेशन है, जो वाष्पीकरण है, वो दर उसका कम होता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा तापमान कम है। मैंने आपको बताया था कि स्टेपी में तापमान क्या होगा, ग्रीष्मकालीन तापमान तो 22-23 तक जाएगा, लेकिन जो शीतकालीन तापमान है वो 3 डिग्री 0 डिग्री तक जाता है। लेकिन उष्णकटिबंध में जो तापमान होता है वो शीतकाल में भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है। यानी यहां अगर हम शीतकालीन तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और डाउन्स में ये 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जा सकता है। इसलिए घास का अंतर होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का भी अंतर होगा, यहां पर आर्थिक क्रियाओं का भी अंतर होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं ये हमारा क्या था, ये हमारा पूरा मरुभूमि क्षेत्र था। तो ये 3 था, ये इसको मैंने 4th मान लिया, इसको मैंने 5th मान लिया, तो ये भाग हमारा 6 हो गया। ये है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुभूमि। यहां पे वर्षा कितनी होगी, 25 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। अब आईएएस में प्रश्न पूछता है, कैसे पूछता है, एक प्रश्न लिखो, नोट्स बनवा रहे हैं, लिखो। पहला प्रश्न लिखिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुभूमीकरण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुभूमीकरण के कारणों का विश्लेषण करें, के कारणों का
विश्लेषण करें। ये प्रश्न बिल्कुल संभावित है। अब इस प्रश्न का उत्तर तो फिजिकल ज्योग्राफी में मिलेगा, लेकिन फिर भी हम उत्तर यहीं लिखवाएंगे और उत्तर को बहुत एक्सप्लेन आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर हम लिखवाएंगे। अब देखो इसका उत्तर कैसे लिखते हैं। पहला लाइन उत्तर लिखिए, लिखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। पहले तो इसकी व्याख्या कर देंगे। उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। तथा सहारा के बाद यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुभूमि है। सर्वाधिक विस्तृत मरुभूमि है। जिसकी उत्पत्ति के वैज्ञानिक कारण साइंटिफिक रीजंस आर एज फॉलोज। उत्पत्ति के वैज्ञानिक कारण निम्नलिखित है। जितना सिंपल रखोगे उतना नंबर आएगा। ज्यादा और सिंपल भी होना चाहिए, सारगर्भित भी होना चाहिए। अब लिखो कारण क्या है। अब इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जीएस के पेपर को लिखने का जो तरीका होता है उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स में भी आप लिख सकते हो और पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि प्रश्न की मांग क्या है। हम आपको एक क्लास में सिखाएंगे कि प्रश्न की मांग को कैसे पढ़ते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल बिगिन किए हैं। हमारा ड्यूटी है आंसर राइटिंग पे आपसे बात करने की और समझाया जाएगा आपको। अभी तो आप बस एक मॉडल लिखो। तो पहला कारण पहला कारण लिखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका हिंदी नहीं होता। तो क्या आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को इंग्लिश अल्फाबेट में लिख सकते हो? मुझे उत्तर दो, जवाब दो। क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को इंग्लिश में लिखा जा सकता है? मुकेश ने लिखा यस, बिल्कुल सही। कोई तुमसे कहता हो, कोई शिक्षक कहता हो, तो उस शिक्षक के मुंह पर सबसे पहले जाकर के जो बीपीएससी और मैंने आईएएस के गजेटियर की बात की उसको जाकर के ऐसे थोप दो कि भैया ये तू देख ले। मुझे तो यूपीएससी कह रही है कि अंग्रेजी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाए। इसलिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को आप अंग्रेजी में लिख सकते हो। देवनागरी की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, ये तो बात मुझे पूरी ताकत से कहनी पड़ रही है हिंदी माध्यम के लोगों को, क्योंकि लोगों की ये जो हिंदी माध्यम के लोगों की परंपरा जो खराब हुई है उससे मुझे निकालना है। लोगों को समझना होगा आपको ये। ठीक है, तो पहला क्या लिखोगे आप कारण? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बिल्कुल सही। भूपेंद्र सिद्दीका, बिल्कुल सही बात आपने लिखा। थैंक यू दर्पण। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है वह रेन शैडो इफेक्ट या वृष्टि छाया प्रभाव। अब वृष्टि छाया प्रभाव आप देवनागरी में लिखो, बहुत अच्छा है। रेन शैडो इफेक्ट लिखोगे तब भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वृष्टि छाया प्रभाव का निर्माण करती है या वृष्टि छाया प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे 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 पश्चिमी भाग में न्यून वर्षा, पश्चिमी भाग में न्यून वर्षा एवं वर्षाहीनता की दशा, न्यून वर्षा एवं वर्षाहीनता की दशा उत्पन्न होती है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करना है। न्यून वर्षा एवं वर्षाहीनता की दशा उत्पन्न करती है। आपको हिंदी से प्रेम करना होगा, और प्रेम के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति कार्य करती है वो क्या है? वो भावना नहीं है, वो आस्था है। वो आस्था है, वो भावना नहीं है। भावना तो बदलते रहता है, आस्था बहुत रेयरली टूटेगा। तो हिंदी से प्रेम करिए। यह है पहला कारण। दूसरा कारण लिखिए बी। बी दूसरा कारण, ऐसे ही आंसर लिखा जाएगा जीएस में, ऑप्शनल में नहीं, जीएस में। और इस प्रश्न का मांग देखो, इस प्रश्न में क्या है कि कारणों का विश्लेषण करें। मरुभूमि क्यों है? कारणों का विश्लेषण करें। तो कारणों का विश्लेषण करें, इसका मतलब ही है कि कई कारण हैं, और कई कारण है तो कई पॉइंट्स होंगे, कई बिंदु होंगे, और सभी बिंदुओं को अलग अलग लिखना है। प्लस छोटा प्रश्न है, निबंध तो लिखना नहीं है, तो निबंधात्मक तो होगा नहीं, इसलिए ऐसे लिखना है। पैटर्न लिखने का ऐसे होगा। ऐसा कई उदाहरण आपको देंगे, आपको ट्रेन कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। दूसरा कारण लिखिए, व्यापारिक पवने। दूसरा कारण, व्यापारिक पवने पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर संचरित होती हैं। चलती है नहीं, बहती है नहीं, संचरित होती है, की ओर संचरित होती है, जिससे पूर्वी तट पर वर्षा एवं पश्चिमी तट पर शुष्कता उत्पन्न होती है। पश्चिमी तट पर शुष्कता उत्पन्न होती है क्योंकि अपतटीय पवने शुष्क होती है, सापेक्षिक रूप से शुष्क होती है। दूसरे कारण को हम समझते हैं। सब लोग ध्यान से देखो, कितना अद्भुत है ज्योग्राफी अगर उसको साइंटिफिकली पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए। देखो क्या है, मान लो कि ये व्यापारिक पवन यहां से आ रही है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं है। मान लिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ही नहीं, तब भी क्या होगा कि वर्षा इस पूर्वी तट पर ज्यादा होगी और पश्चिम की ओर आते आते ये पवनें शुष्क होने लगेंगी और इस भाग में वर्षा अपने आप ही कम हो जाएंगी। समझ में आया? क्योंकि जो समुद्री वायु है यहीं पर अपने मॉइस्चर को रिलीज करेगी, यहीं मॉइस्चर छोड़ देगी, आर्द्रता यहीं छोड़ देगी, और अंदर आते आते वही पवन शुष्क हो जाती है। इसीलिए ज्योग्राफी में एक नियम है, आपको नियम समझना है। ज्योग्राफी में एक नियम है कि व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में यानी उष्ण कटिबंध में
यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास, हम तो कई तरह से समझाते रहते हैं। अगर उष्ण कटिबंध समझ में नहीं आ रहा है तो कर्क रेखा मकर रेखा तो आंख से दिखता होगा ना एटलस पे। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्कता होती है, पूर्वी भाग में आर्द्रता होती है। इसको याद रखना है। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारा मान लो ये साउथ अमेरिका है। अच्छा नहीं बना कुछ खास, अच्छा सा बनाते हैं आपके लिए। मान लो ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ध्यान से देखो साउथ अमेरिका है। तो व्यापारिक पवनें इस भाग में आ रही हैं, व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्व से आती हैं। तो इस भाग में वर्षा होगी या नहीं, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। इस भाग में क्या होगी, वर्षा होगी, इधर वर्षा होगी। और जबकि ये भाग जो पश्चिमी भाग है, ये भाग क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा और ये मरुभूमि बन जाएगा, ये भाग मरुभूमि हो जाएगा। व्यापारिक पवन जब इस भाग से चलती है तो पूर्वी तट पर वर्षा करेगी और पश्चिमी तट पर मरुभूमि होगा। भूगोल में अगर एक नियम है तो यह नियम सब जगह लागू होगा। और यही आप, इसी भूगोल के नियम को समझना है आपको। अगर आप इन चीजों को समझ गए भूगोल में, तो पूरा मैप और जो भी है भूगोल का, जो सब कुछ है, वनस्पति और सॉइल, सब आप समझने लगोगे। रटने का कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। रटना नहीं है इसमें। यहां देखो मैंने क्या समझाया आपको कि व्यापारिक पवन, ये देखो ये है विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के नीचे ये मान लेते हैं हमारा ये है मकर रेखा। तो मकर और विषुवत के बीच में जो व्यापारिक पवन चल रही है वो पूर्वी भाग में वर्षा करेगी, पश्चिमी भाग में फिर मरुभूमिकरण करेगी। यहां पर मरुभूमि का क्या नाम है, लिख करके बताओ। यहां मरुभूमि का क्या नाम है, अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट यानी जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है वही साउथ अमेरिका में भी होगा, वही अफ्रीका में भी होगा। अरे वही अफ्रीका में होगा। एक बार अगर आप मरुभूमिकरण के कारणों को समझ लिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए समझ लिया, तो साउथ अमेरिका का मरुभूमि कैसे बनता है वो भी समझ में आएगा, अफ्रीका का मरुभूमि कैसे बना है वो भी समझ में आएगा। सवाल यह है कि आप भूगोल के इन प्रक्रियाओं को समझने का कोशिश करो। अटकामा तो कभी भी रट लोगे, लेकिन यह समझो कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कर्क या मकर रेखा के आसपास मरुभूमि अवश्य प्राप्त होगी। और यह नियम है। भारत के भी पश्चिमी क्षेत्र में कर्क रेखा के पास राजस्थान और गुजरात की मरुभूमि है या नहीं? और भारत के बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड में अधिक वर्षा होती है या नहीं? यह नियम लागू हो रहा है या नहीं? इसी नियम को पढ़ना है तुमको, इसी नियम को समझना है तुमको। अब आपको दो शब्दावली और सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब पवन पूर्वी तट पर, व्यापारिक पवन पूर्वी तट पर अगर प्रवेश करेगी तो यहां वर्षा करेगी। तो पूर्वी तट पर आ रही है तो इसको कहेंगे उप तटीय। उप तटीय, उप मतलब निकटस्थ, उप तटीय। और अगर हम कहेंगे अपतटीय तो पवन क्या है, तट से दूर जा रही है। जैसे यहां देखो, ये जो पवन है, ये जो पवन है इसका हम नाम रख देते हैं बी, और ये जो पवन है इसका नाम रख देते हैं सी। अभी बताओ इसमें सी क्या है, उपतटीय है या अपतटीय है? ये क्या है, सी क्या है, उपतटीय। और जो बाहर जा रही है वो क्या है, अपतटीय। तो जो उपतटीय पवन होती है वो वर्षा करती है, और जो अपतटीय पवन है वो क्या करती है, वो शुष्कता उत्पन्न करती है। इसको रिवाइज करो और डायग्राम को बनाओ।
व्यापारिक पवन हर समय पूर्वी तट पर ही क्यों चलता है? इसका उत्तर भौतिक भूगोल में मिलेगा, भटको मत। जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ो, अपने आप महीने 1.5 महीने की प्रक्रिया में तुम्हारी आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी। प्रश्नों का जो अंबार आता है ना मन में, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। व्यापारिक पवन क्यों पूर्वी तट पर है, इसको समझने के लिए जलवायु विज्ञान में जाना होगा। आज का हमारा विषय क्या है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट क्या है। तो हम लोग पवन नहीं पढ़ेंगे, इस तरह से कोई पागलपन नहीं करना है। थैंक यू डैनियल, नरेश। वी आर कमिंग आउट विथ इंग्लिश मीडियम बैच, डोंट वरी। व्यापारिक पवन क्या है? अरे पवन है आज, इतना ही मान लो ना। आज क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। व्यापारिक पवन पवन है जो उष्णकटिबंध में चलती है, पूर्व से पश्चिम चलती है, बस इतना ही समझते हैं। आगे तो व्यापारिक पवन के एक एक कण को समझाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। अब हम लोग चलते हैं। ये हमने देखा कि अटकामा डेजर्ट कैसे बनता है। हमने देखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी डेजर्ट के का दूसरा प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण था रेन शैडो इफेक्ट, दूसरा कारण है अपतटीय व्यापारिक पवनें। अब लिखो तीसरा कारण, कारण नंबर 3 सी। लिखो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, यह है पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा का निर्माण, ठंडी जलधारा के प्राप्त होने के कारण। गुलशन आपके कमेंट्स आ रहे हैं। आकाश बिल्कुल, थैंक यू निखिल। आकाश बिल्कुल यूज कर सकते हैं इंग्लिश शब्द, जो टेक्निकल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नाम का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू रॉकी। देखो, ये हमने तीसरा कारण आपको बताया। तीसरा कारण है, लिखिए इसको, कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधाराओं का प्रवाह है, जिसके कारण वहां आर्द्रता घट जाती है। यहां पर ये है ना, ये ठंडी जलधारा का क्षेत्र है। ये जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का, जो ये भाग है, यहां पर है कोल्ड करंट। ये कोल्ड करंट का भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट के इस भाग को देखो। कोल्ड करंट, समुद्री धाराएं 2 प्रकार की होती हैं मेरे भाई। इतना तो समझते हो ना कि मुझे जब तक फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने का मौका नहीं दोगे तब तक हम कैसे आपको धारा पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोच करके देखो कि आपका टीचर कह रहा है कि 2 तरह की धाराएं होती है, एक गर्म धारा होगी, दूसरी ठंडी धारा होगी। समुद्र में जल चल रहा है ना, जल विस्थापित है ना, समुद्र में जल तालाब की तरह रुका हुआ तो नहीं है। तो समुद्र में जब जल का प्रवाह बनता है तो उसको हम लोग धारा कहते हैं सामान्य अर्थ में। अब जो धाराएं चल रही है उसमें 2 तरह की धाराएं होंगी, एक होंगी ठंडी, दूसरी होगी गर्म। अब देखो इसको ध्यान से, मान लो कि यहां पर जो जलधारा है वो ठंडी है, ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा है, इसका मतलब है कि अगर यहां पर तापमान हम मान लेते हैं 32 डिग्री का है, तो जल का तापमान यहां क्या है, 10 डिग्री का है। इसको ध्यान से देखो, थल पर तापमान 32 डिग्री का है, तो जल में तापमान 10 डिग्री का है, यहां तापमान ही 10 डिग्री का है। और अगर यहां तापमान 10 डिग्री का है तो इसमें ये ठंडी जलधाराएं, ठंडा जल है यहां पर। अब ये बताओ, मान लो कि जल ठंडा है तो वहां से वाष्पीकरण ऊपर की ओर ज्यादा होगा या कम, लिख के बताओ, लिख के बताओ। थैंक यू जय, थैंक यू भूपेंद्र, वेरी गुड। कम 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 कम, बिल्कुल। वहां पे ऊपर में मॉइस्चर बहुत ही कम होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही।
कम होगा सर। प्रिंस, मिथिलेश, सब दिव्या, थैंक यू। ये क्या है कि ऊपर में नीचे ठंडी जलधारा है तो ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी के ऊपर में वाष्पीकरण की क्रिया नगण्य होती है, बहुत कम होती है। तो जब ऊपर के वायु में जलवाष्प है ही नहीं, तो जो समुद्र का वायु अगर थल के अंदर जाएगा भी, तब भी वहां वर्षा नहीं होगी, क्योंकि उसमें आर्द्रता है ही नहीं। तो ठंडी जलधाराओं के तट पे होने से तट के जलवायु पर क्या प्रभाव होगा? तट का जलवायु क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुभूमीकरण का या निम्न वर्षा का एक और कारण क्या है? ठंडी जलधाराओं का प्राप्त होना। अब लिखो कारण नंबर 4, लिखो कारण नंबर 4। बिल्कुल मोहम्मद, तुम्हारा कमेंट बिल्कुल विजुअल है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन सबका संभव नहीं है ना बोलना, ये बहुत आता है। शिव, दिलीप, बहुत सबका आ रहा है कमेंट, सबका आ रहा है कमेंट। ओके, अब देखो आगे। जो ऑस्ट्रेलिया है इसका कारण नंबर 4 पे चलते हैं। कारण नंबर 4 लिखिए। मरुभूमि में लेक कैसे बनते हैं? शांत रहिए, बन जाएगा लेक, पवन के अपर्दन से बनेगा, बन जाएगा लेक। लिखो चौथा कारण, लिखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा का, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा का। अब जेट धारा क्या है? कई लोग घबराएगा, घबराना मत। उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा का गर्त, ट्रफ, ट्रो, जेट इस तरह से चलता है। ये जेट होता है या जेट स्ट्रीम होता है। तो जेट स्ट्रीम में नीचे क्या बनता है? गर्त, ऊपर क्या बनता है? श्रिंग। तो जहां पे गर्त होगा वहां पर उच्च दाब बनता है, और जहां श्रिंग होता है वहां पर निम्न दाब बनता है। जेट से कुछ मत पूछना, हम जलवायु विज्ञान में बहुत शानदार आपको बताने वाले हैं। जेट स्ट्रीम के ऊपर में, अल नीनो के ऊपर में, और बहुत कुछ देने वाले हैं आपको, बस आराम से पढ़ते रहिए। तो हमने क्या कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग के ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय जेट एक ऊपरी वायु संचरण है जो कि धरातल से 10-12 किलोमीटर ऊपर रहता है। ऊपर में भी वायु का एक तीव्र संचरण मिलता है जो जेट धारा है। तो ऊपरी जेट का, उपोष्ण कटिबंधीय जेट का गर्त मिलता है। लिखो जिससे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर उच्च दाब केंद्र बनते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर उच्च दाब केंद्र बनते हैं, यानी जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है यहां पर दाब कैसा होगा? ये हाई प्रेशर का एरिया है, ये हाई प्रेशर का एरिया है, ये सब हाई प्रेशर का एरिया बनेगा, ये उच्च दाब केंद्र बनते हैं। आगे लिखो कारण नंबर 5। और जहां भी उच्च दाब होगा वहां वर्षा नहीं होगी, जहां निम्न दाब होगा वहां वर्षा होती है। जैसे चक्रवात निम्न दाब केंद्र है तो चक्रवात में वर्षा होती है, प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र है तो प्रति चक्रवात में वर्षा नहीं होती। आगे लिखो उच्च दाब में क्या होता है कि वायु का अवतलन होता है। थोड़ा और समझा देते हैं, वायु का अवतलन होता है। तो जब वायु का अवतलन होने लगेगा तो वायु के अवतलन से नीचे क्या बनेगा? उच्च दाब केंद्र, और वर्षा की संभावना शून्य हो जाएगी। वर्षा तो तभी संभव है ना जब वाष्प ऊपर की ओर जाए। ऊपर से वायु नीचे आएगी तो ऊपर की वायु ठंडी है, ठंडी वायु नीचे आ रही है तो वर्षा की संभावना खत्म। तो जहां भी उच्च दाब केंद्र होगा वहां पर वर्षा की संभावना खत्म हो जाती है।
जैसे प्रति चक्रवात उसमें वर्षा नहीं होती है। अब आप लिखो कि पांचवा कारण, जो एक और कारण है, लिखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर प्रति चक्रवातीय दशाएं प्राप्त होती है। सामान्य रूप से प्रति चक्रवातीय दशाएं प्राप्त होती है, प्रति चक्रवातीय दशाएं प्राप्त होती है, जिससे जिसमें केंद्र से वायु का बाह्य प्रवाह होता है। केंद्र से वायु का बाह्य प्रवाह होता है, बाहर की ओर वायु निकलती है। केंद्र से बाहर की ओर वायु निकलती है। अब एक लाइन निष्कर्ष में लिखते हैं। निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है? सारे छोटे प्रश्न आएंगे यूपीएससी में, और आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप बहुत लंबी चौड़ी बात लिखो या कुछ अलंकृत भाषा का प्रयोग करो, ऐसा नहीं कर पाओगे आप। तो हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, 5 कारण लिखवाए। पांचों कारण में देखो कितनी ताकत है, पांचों कारण कितना सटीक, एक्यूरेट, साइंटिफिक, हमने एक शब्द बर्बाद नहीं किया। अगर मान लो यूपीएससी कहती है, सीखो आप लोग, अगर यूपीएससी कहती है इसका उत्तर 200 शब्दों में लिखें, तो 200 क्या होता है, उसका अपर लिमिट होता है। वो सबसे ज्यादा जो आपको लिखना है वो 200 शब्द लिखना है। तो इस तरह में आप 180 शब्द में ही लिखो, 160 शब्द में ही लिखो, तब भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा। निर्भर करता है कि आपने कितना संक्षिप्त, सार गर्भित और कितना अभिव्यक्तिपूर्ण लिखा है, और कितना साइंटिफिक लैंग्वेज का प्रयोग किया आपने। तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब राजनीति शास्त्र हो, इतिहास हो, सब जगह इस विधि का प्रयोग करना है। कैसे करना है, हम उन प्रश्नों को लेकर के भी आएंगे, लेकिन पहले आप 3-4 महीना पढ़ाई करो। व्याकुल मत बनो कि मुझे बस अभी से आईएएस का लिखना शुरू करना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब इसका निष्कर्ष लिखते हैं। लिखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि। पीसीएस के बैच में करंट का क्लास नहीं दिया जाएगा। आप लोग को बार बार कह रहे हैं अपग्रेड कर लो। पीसीएस का बैच कोई फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा 60-70% आईएएस वाले बैच का मिल पाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये तो फिजिक्स जैसा है कपिल, फिजिक्स जैसा तो नहीं है, लेकिन बहुत साइंटिफिक है। अगर भूगोल को तुमने समझ लिया ना, भूगोल से प्यार हो जाएगा तुमको। हमसे तो हो ही रहा है, लेकिन भूगोल से भी प्यार हो जाएगा तुमको। देखना, तुम भूगोल के प्यार में, इस विषय से भूगोल जब समझ में आने लगती है ना, तो देखने का जो नज़रिया है वो इंसान का बदल जाता है। हम लोग कहीं बाहर में घूमने जाते हैं तो हम लोग देखने लगते हैं कि ये पर्वत में ये चट्टान कैसा है, तो ये वनस्पति कैसा है, तो ये कटाव कैसे हुआ है, तो बहुत मज़ा आता है। कहीं किसी बस्ती में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो देखते हैं कि गांव में खिड़कियां ऊपर बनी हुई है, तो समझ में आता है कि पर्दा प्रथा कैसे रहा होगा। अब क्या बताएं आपको, भूगोल बस आप पढ़िए और आनंद लेते रहिए। आगे देखो, तो हमने आपको निष्कर्ष लिखवाना शुरू किया था। लिखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि पर अल नीनो, अल नीनो पूछना मत क्या है अल नीनो, लेकिन उत्तर तो लिखना होगा। अल नीनो प्रभाव के कारण, या ऐसा कर लो, अल नीनो ला नीना, पूरा लिखवाते हैं। अल नीनो ला नीना प्रभाव के कारण
अल नीनो डैश ला नीना। अल नीनो ला नीना प्रभाव के कारण इरेटिक रेनफॉल, इरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल। इरेटिक मतलब, अब हिंदी का शब्द कहाँ से लाएं? इरोटिक का हिंदी क्या होगा? इरेटिक मतलब अनप्रिडिक्टेबल, जो संभावित नहीं है वो भी संभावित हो। हाँ लिखो, के कारण असंभावित वर्षा, असंभावित वर्षा भी प्राप्त होने लगी है, भी प्राप्त होने लगी है, जिससे मरुभूमि पारितंत्र, जिससे मरुभूमि पारितंत्र, मरुभूमि पारितंत्र में, मरुभूमि पारितंत्र ने मुन्ना जी लिख रहे हैं डिसकंटिन्यूटी में बारिश होना, कोई सत्य असंभावित। अभय इंग्लिश बेहद कमज़ोर है, कोई बात नहीं है, आप रोज़ किसी मैगजीन से, किसी अखबार से 5-5 शब्द को लिखना शुरू करो और उसको याद करना शुरू करो। 2-3 महीने के बाद अपने आप सब ठीक होने लगेगा। लेकिन नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, फिर तो एक कल्पना मात्र है। हाँ, तो क्या मैंने लिखवाया कि मरुभूमि पारितंत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तथा नई स्थलाकृतियों का निर्माण, नई स्थलाकृतियों का निर्माण संभव है। सर इंग्लिश में आप ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं क्या? तुम्हारी बात सुन के हंसी आ रही है लकी। हिंदी में तो हम पढ़ा लेते हैं, पढ़ाते तो इंग्लिश में ही है। आप लगता है कि दिल्ली में या कहीं अवगत नहीं हो कि हमारी जितनी 4 बैचेस हमारे इंग्लिश में चलती हैं, 1 बैच हिंदी में चलता है। थैंक यू नेहा। मालती, you will get my English batches very soon. मेंस के कॉपी के सारे पेज भरने जरूर होते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण बातों से भरने होते हैं। चलो ओके, तो हमने आपको एक मॉडल आंसर दिया और मॉडल आंसर देख करके ऐसे ही आपको लिखना है। आपको समझ में आना चाहिए कि हमने पहला मॉडल आंसर दिया है और बड़ा सामान्य दिया है और ये बहुत प्रभावी होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। आतिश, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपको? अमर, ज्योग्राफी कितना दिन चलेगा? आतिश, आप ऐसा करो कि आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, और आपको तो इतना आसान समझाया जा रहा है। अब इसमें कुछ शब्दावली हैं, जेड स्ट्रीम, ला नीना, तो उसके चलते परेशान मत होने लगो, वो बाद में आएगा अपने आप समझ में। तो ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके विषय में हमने आपको बताया। अब एक और डिस्कशन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के इसमें आपको दिखाना है ऑस्ट्रेलिया के भूभौतिक क्षेत्र में ही। ये इसको बड़ा करने का कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं कैसे बड़ा बनेगा।
बड़ा नहीं हो पा रहा है, खैर कोई बात नहीं, आप इसी को देखो। अरे यार, ये जो मैकेनिकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, बड़ा कई बार समस्या उत्पन्न करती हैं मेरे लिए। खैर ठीक है, आप इसको देखो, इस डायग्राम को। इस डायग्राम पे हम लोग काम करते हैं। अब देखो इसको कि आतिश, सिर्फ तुम्हारे लिए हम अब पढ़ा रहे हैं। आतिश, आप देखो कितना सामान्य है कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। अपने अंदर के उस जो सीखने वाला व्यक्ति है उसको पहले शांत करो। अब समझने की कोशिश करो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले क्या हम लोग को पढ़ना है कि ये जो हमारा पूर्वी भाग है, ये हमारा पूर्वी भाग, ये क्या था हमारा, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था। ये भाग हमारा क्या था, मॉनसून था। तो पहला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भाग है, दूसरा मॉनसून का भाग है, तीसरा भाग हमने आपको बताया था ये तीसरा सवाना है, चौथा भाग है इसका स्टेपी या डाउन्स, और ये पांचवा भाग आप मान लो कि भूमध्य सागर है, और छठा भाग क्या है इसका, मरुभूमि है। तो ऑस्ट्रेलिया को हमने 6 भागों में बांट दिया। अब 6 भागों में ऑस्ट्रेलिया को बांट करके आपको देखना, ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये मैदानी क्षेत्र है। 3 और 4 क्या है, मैदानी क्षेत्र है। 2 क्या है, पठारी क्षेत्र है। 6 क्या है, पठार भी है और मरुभूमि भी है। तो आपको पहले तो आतिश आप ऐसा करो कि ऑस्ट्रेलिया का मैप ले लो, और ऑस्ट्रेलिया में पहला है पर्वतीय क्षेत्र, पहला पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा क्या है, पठार है और मॉनसून क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में क्या आएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और कई नाम आएंगे, उस नाम को याद करो। दूसरे में आपको याद रखना है कि अर्नहिम लैंड है, किम्बरली प्लेट्यू है, यहाँ किम्बरली का पठार है, अर्नहिम लैंड है, कई बार बता चुके हैं। केप यॉर्क पेनिनसुला है, तो ये पठारी प्रदेश है। यहाँ बॉक्साइड माइनिंग का एरिया है। ये कृषि और अधिवास का क्षेत्र है, जो वन हम आपको दिखा रहे हैं। 3 है ये सवाना क्षेत्र है, सवाना में पशुपालन और कृषि होगा। 4 है वो डाउन्स है। डाउन्स क्या है ऑस्ट्रेलिया का, स्टेपी घास का मैदान है। यहीं पर आपका 4 में शीप रेजिंग, भेड़ पालन, शीप रेजिंग, ये भेड़ पालन का केंद्र है, और यही आपका गेहूं के उत्पादन का केंद्र है। 4 में 2 चीजें होंगी, गेहूं, आप आतिश चिंता मत करो, आप पढ़ते रहो, आपके लिए हम बहुत अंदर से फील कर रहे हैं। आप शीप रेजिंग का एरिया है ना 4, ये स्टेपी है, ये 4 शीप रेजिंग का एरिया है। 3 है ये सवाना क्षेत्र है। सवाना क्षेत्र में क्या होगा, घास का मैदान है, तो यहाँ पे पशुपालन होता है। ये पशुपालन का क्षेत्र है 3, और 4 हमने बता ही दिया, शीप रेजिंग और गेहूं का क्षेत्र है। 5वां जो ये क्षेत्र है, ये है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो जो 5वें क्षेत्र में रसदार फल और वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है, यानी शराब निर्माण उद्योग इस क्षेत्र में बहुत प्रचलित होगा। इसके बाद छठा है मरुभूमि। मरुभूमि में आपको पता है कोई भी फसल नहीं होता है, तो मरुभूमि गैर फसलीय क्षेत्र है, लेकिन मिनरल्स का एरिया है। अभी उसको हम बताएंगे आपको मिनरल का एरिया कैसे है। तस्मानिया में आओगे तो ये हमारा रीजन नंबर 7 है, और 7 तस्मानिया में ब्रिटिश समतुल्य जलवायु है। ब्रिटिश समतुल्य जलवायु की विशेषता होती है सालों भर वर्षा, यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे देखो। अब हम इसके और अंदर गहराई में चलते हैं कि लकी लिखा है, सर मेरे भैया आपसे ही IAS बने हैं। कौन है आपके भैया, नाम लिख करके भेजो। भेड़ पालन पश्चिमी तट पर है या नहीं हम देखेंगे, क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो। ये देखो, ये भेड़ पालन का अगर कोई प्रश्न आता है तो डाउन्स को ही लिखना है। वो पश्चिमी तट पे तो है ही। भेड़ पालन तो 3 में भी है, भेड़ पालन तो 2 में भी है, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो 4 है भेड़ पालन के लिए। अब आप देखो कि इसमें जो और कुछ विशेषताओं को मुझे बताना है आपको, और उन विशेषताओं पे अब आप कुछ लिखोगे।
आप लिखना शुरू करो, लिखो जल्दी से, कॉपी पेन ऑन करो और लिखो। लिखो ऑस्ट्रेलिया, एक प्रश्न मैंने आपको लिखवाया था मरुभूमि के ऊपर में। अब लिखो ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र के आर्थिक महत्व को या भौगोलिक महत्व को दर्शाएं। डाउन्स के ऊपर में एक प्रश्न आ सकता है, तो आप डाउन्स पे लिखो, भौगोलिक महत्व को दर्शाना है। आप लिखो, अब लिखवा रहे हैं। लिखो डाउन्स का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती मैदान का दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण या दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण या दक्षिण पूर्वी भाग है, जिसे मरे एवं डार्लिंग नदियों, मरे डार्लिंग दोनों नदी है, मरे एवं डार्लिंग नदियों ने या डार्लिंग नदियों से प्रवाहित क्षेत्र है। मरे और डार्लिंग नदियां यहां पर हैं, उसी से प्रवाहित क्षेत्र है ये 4। लिखो यहां कई छोटे छोटे लेक प्राप्त होते हैं, कई छोटे छोटे लेक प्राप्त होते हैं, कई छोटे छोटे झील मिलते हैं यहां पे, जैसे लेक फॉर्मी, FORME, जैसे लेक फॉर्मी, कई छोटे छोटे झील मिलते हैं, जिसके कारण भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर उपलब्ध है, जो भेड़ पालन एवं पशुपालन, जैसे गौपालन, भेड़ पालन ज्यादा प्रमुख है, भेड़ पालन एवं पशुपालन तथा मिश्रित फसल प्रणाली, कृषि नहीं,
मिश्रित कृषि प्रणाली के लिए उपयोगी है, के लिए उपयोगी है। फिर लिखो, मिश्रित कृषि प्रणाली के लिए उपयोगी है। फिर लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यहां वर्षा 40 सेंटीमीटर, तापमान शीतकालीन 3 डिग्री, ग्रीष्मकालीन 22 डिग्री, प्राप्त होती है, जो अर्चना मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग भी है, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी है। मिक्स्ड फार्मिंग में पशुपालन और फसल दोनों होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग में कई फसल का संयोजन होता है। क्या लिखा है? जिससे लिखो, क्या लिखवाया था मैं भूल गया। हाँ, यहाँ तापमान ग्रीष्मकालीन है 22 डिग्री और शीतकालीन है 3 डिग्री। लिखो, जिससे रबी फसल प्रधानता से उत्पादित होते हैं, रबी फसल प्रधानता से उत्पादित होते हैं। उत्पादित होते हैं। हम रोज कुछ प्रश्न लिखवा देंगे, मॉडल आंसर, कुछ प्रश्न आपको देंगे जो आपको लिखना है, दोनों प्रक्रिया करेंगे। अब आगे लिखो, तीसरा पैराग्राफ यहां पे लिखो। लिखो, यहां मृदा ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा, काली मृदा है जिसमें ह्यूमस की मात्रा उचित है। अतः मात्रा उचित है, अतः उत्पादकता भी उच्च है, अतः उत्पादकता भी उच्च है। ये आपको डाउन्स के विषय में इस प्रकार से लिखना है। वहाँ के भूमिगत जल, वहाँ का कृषि, वहाँ का जलवायु, वहाँ का जो मुख्य उत्पाद्य है। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें मिलेगा कि जो जहाँ भेड़ पालन होता है उसको स्टेशंस कहते हैं, जहाँ भेड़ों का स्टेशंस कहते हैं, जहाँ भेड़ों को रखा जाता है और डाउन्स एरिया में, और जहाँ पर भेड़ों का इलाज किया जाता है उसको पैडॉक्स कहते हैं। तो स्टेशन क्या है, पैडॉक क्या है, एनसीईआरटी में हमारे पीडीएफ में आप उसको देख सकते हो। स्टेशंस और पैडॉक का कॉन्सेप्ट आप समझ लेना। ओके, अब हम आपको दर्शाते हैं जो सबसे करंट प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में, जो सबसे करंट का प्रश्न है जो कि यूपीएससी टाइप है, उसको प्लीज लिखो। यहां देखो, ये स्पेंसर गल्फ है, स्पेंसर गल्फ है, पोर्ट ऑगस्टा है यहां पर, और इसके ऊपर जाओगे तो लेक आयर मिलता है। यहां पर आयर लेक है,
आयर लेक, EYRE, यहाँ पर ही आयर लेक है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा आयर्स लेक का एरिया है। ये आयर्स लेक है यहाँ पर। अब आयर्स लेक के ऊपर में प्रश्न बहुत संभावित लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर फ्लाइंडर्स रेंज है, इसमें दिया हुआ नहीं है, हमारे मैप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्लाइंडर्स रेंज है और फ्लाइंडर्स रेंज से उत्तर आयर्स लेक है। अब ये आयर्स लेक पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्यों बनता है, इसके पीछे का रहस्य यह है कि रामसार कन्वेंशन में इसको वेटलैंड के रूप में लिस्टेड किया गया है। तो यह एक वेटलैंड एरिया है, यह एक आर्द्र भूमि है, नम भूमि क्षेत्र है। और लेक आयर्स क्या है कि यह एक प्लाया लेक है, एक मरुभूमि में बना हुआ लेक है और यह सामान्य समुद्र तल से 11 मीटर नीचे प्राप्त होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट पॉइंट भी है। और अगर लेक आयर्स के हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आयर्स रॉक मिलता है। और आयर्स रॉक क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ है, सबसे बड़ा चट्टान अगर पूरी दुनिया का कहा जाए, मोनोलिथ अगर कहा जाए तो आयर्स रॉक ही है। आयर्स रॉक जो आयर्स लेक के ऊपर में है वो एक मोनोलिथ है। अब मोनोलिथ की पूजा करते हैं वहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स वहाँ के हैं, वो मोनोलिथ की पूजा करते हैं। जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी आपको दिख रहा होगा, एलिस स्प्रिंग दिख रहा है, तो नॉर्दर्न टेरिटरी में जो बिंदिबू ट्राइब रहती है, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, एबोरिजिनल ट्राइब जो रहते हैं वो इस लेक आयर्स के पास आते हैं और यहीं पर मोनोलिथ की पूजा करते हैं, जिसको हम लोग आयर्स लेक कहते, आयर्स रॉक कहते हैं। हमारे पास एक इसका फोटोग्राफ था, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखो इसको, ये है तुम्हारा आयर्स रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ। हम आपका पीटी और मेंस दोनों का तैयारी करवा रहे हैं, पीटी मेंस को अलग नहीं किया सकता है। ये देखो, ये आयर्स रॉक है ये, और आयर्स रॉक एक मोनोलिथ संरचना है, यानी इसमें कई चट्टानें नहीं है, एक ही चट्टान है, ये ग्रेनाइट है और पूरा ग्रेनाइट का एक संरचना ये आयर्स रॉक मिलता है। ये देखो, ये जो है ना, ये पूरा आयर्स रॉक है। अब इसी के आसपास ट्राइब्स आते हैं और ट्राइब इसी चट्टान की पूजा करते हैं। और ये चारों तरफ आप वनस्पति देख रहे हो, ये जो वनस्पति है ये बिल्कुल कटीली झाड़ियों वाली है, क्योंकि मरुभूमि में ये प्राप्त होता है। इसी के पास जो डेजर्ट है उसका नाम है सिम्पसन डेजर्ट। ये सिम्पसन डेजर्ट का एरिया है जहाँ पे ये मोनोलिथ प्राप्त होता है। अब ये जो लेक आयर है और ये है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये करंट अफेयर में और न्यूज़पेपर में लगातार बना हुआ है आयर्स लेक। तो आपको एक छोटा सा नोट्स और हम देते हैं, आयर्स लेक के ऊपर में प्रश्न लिखो आयर्स लेक, EYRES, मोनोलिथ क्या है? मोनोलिथ होता है जिसमें कई चट्टानों की संरचना न मिलकर के एक ही संपूर्ण चट्टान हो और चट्टानों के अंदर में संधियां प्राप्त नहीं होती, जॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तो उसको मोनोलिथ कहते हैं। आयर्स लेक के बारे में आपको लिखना है आज। लिखिए आयर्स लेक इसमें आपको दिखेगा, ये बड़ा मैप है हमारा। देखो, ये फ्लाइंडर्स रेंज है और फ्लाइंडर्स रेंज के बाद ये देखो आयर्स लेक यहाँ पर बना हुआ है। टोरेंस लेक है और ये है हमारा आयर्स लेक, यहाँ पे आयर्स लेक है, ये लेक आयर। यहाँ देखो, ये सिम्पसन डेजर्ट लिखा हुआ है, ये है सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट का ही पार्ट है ये आयर्स लेक। अब इस पे आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का हम संसाधन करवाएंगे और ऑस्ट्रेलिया से जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो बस यही होंगे आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग साउथ अमेरिका की ओर चलेंगे। आप लिखो आयर्स लेक के
आयर्स लेक के भौगोलिक विशेषताओं को आयर्स लेक के भौगोलिक विशेषताओं को एवं सांस्कृतिक महत्व को, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक, ये भी कर लेते हैं, पारिस्थितिक महत्व का वर्तमान प्रसंग में व्याख्या करें। बहुत न्यूज़ में बना हुआ है आयर्स लेक। अब इसको आप लिखो, है क्या ये, लिखो। ऑस्ट्रेलिया का आयर्स लेक एक वेटलैंड का उदाहरण है। वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि का उदाहरण है, जो समुद्र तल से 11 मीटर नीचे प्राप्त होता है। यह एक खारे पानी का झील है। ये क्लास बिल्कुल लाइव है, महेंद्र जी आप काम पढ़ रहे हैं। यह एक खारे पानी का झील है, ये खारे पानी का झील है जो इनलैंड ड्रेनेज का निर्माण करती है। अंतर्भूमि अपवहन तंत्र का निर्माण करती है। इनलैंड ड्रेनेज का निर्माण करती है। अंतर्भूमि अपवहन तंत्र का निर्माण करती है। अंतर्भूमि अपवहन तंत्र क्या है उसको देखो। ये जो नदियां चारों तरफ से आ रही है, ये सारी नदियां इसी झील में आकर के खत्म हो जाएंगी जब नदियां समुद्र में प्रवेश ना करके किसी झील में या थल के आंतरिक भाग में विलुप्त हो जाए, किसी दलदल में विलुप्त हो जाए, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इनलैंड ड्रेनेज का क्षेत्र कहते हैं। और लेक आयर क्या है? इनलैंड ड्रेनेज का क्षेत्र है, क्योंकि ये सामान्य भूतल से 11 मीटर नीचे है। तो चारों तरफ ढाल से जो भी वर्षा जल होगा या जो भी नदियां होगी वो सब लेक आयर्स में प्रवेश कर जाती हैं। और लेक आयर्स एक दलदली भूमि भी है, एक वेटलैंड एरिया भी है, एक झील भी है, एक प्लाया लेक भी है, खारे पानी का झील है, ब्रैकिश वाटर लेक है ये। तो आपको ये समझना है लेक आयर के विषय में। अब लेक आयर के लिए दूसरा पैराग्राफ, ये तो इसका परिचय था। लिखो यह एक अनोखा पारितंत्र है। यह एक अनोखा पारितंत्र है जहां पश्चिमी भाग के मरुभूमि प्रदेश के प्राणी जगत, पश्चिमी भाग के मरुभूमि प्रदेश के प्राणी जगत एवं उत्तरी भाग के सवाना क्षेत्र के
जंतु, सवाना क्षेत्र के जीव जंतु एवं दक्षिणी भाग के स्टेपी, दक्षिणी भाग के स्टेपी के जंतुओं का संगम स्थल है, के जंतुओं का संगम स्थल है। का संगम स्थल है, यानी यहां से भी जंतु, सवाना से भी जंतु और मरुभूमि से भी जंतु, सब लेक आयर के पास आता है, एक अद्भुत पारितंत्र का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राणी जगत के लिए क्षेत्र। आगे लिखो, लेक आयर्स के पास या इस झील के पास इस झील के पास विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथ बिल्कुल विशाल, वेरी गुड, बिल्कुल। कुछ लड़के तो बहुत अच्छे आए हैं इस बैच में और उनके रिस्पॉन्स से बड़ा मन करता है। कुछ लड़के तो कुछ अजीब से भी लड़के आए हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो 8वां 10वां भी पढ़ाई किए होंगे। तो ये कोशिश करना है ना, जो नहीं पढ़े हो, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो, वो कम से कम सुनने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। कहाँ से तुम्हारे अंदर में ज्योग्राफी घुसेगा? धीरे धीरे मेहनत करने से ही आएगा। तो आप ये प्रकार का इकोटोन है, इकोटोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से भी प्राणी जगत, इधर से ही प्राणी जगत, इधर से प्राणी जगत, तो ये लेक आयर का क्षेत्र क्या हो गया? इकोटोन हो गया। ओके, अब क्या है कि हमने आपको क्या लिखवाया है कि यह इसके उत्तर में मोनोलिथ है, आयर्स रॉक है, आयर्स रॉक है। बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल सही, थैंक यू प्रियंका। आनंद आपका कमेंट आ रहा है, मयंक आपका भी आ रहा है, सबका आ रहा है। लिखना बंद करो, तो लोग पढ़ाने में बहुत डिस्टर्ब करते हो। कल से कमेंट नहीं पढ़ेंगे हम। मेरे लिए भी ये वीडियो पे पढ़ाना बड़ा नया अनुभव है ना। हम तो क्लास और सभाओं को पढ़ाते रहे, तो आपके कमेंट पढ़ने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि क्या लिखवा रहे थे। अब कल से नहीं पढ़ा जाएगा कमेंट, आपका कमेंट ब्लॉक करवाएंगे। ओके, हाँ, तो लिखा लेक आयर्स है जो एक मोनोलिथ है। लिखो, तथा ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। जैसे एबोरिजिनल्स, बिंदुबू, ये सब जो जनजातियां हैं, इसकी पूजा की जाती है। इसकी पूजा की जाती है। फिर लिखो, अतः इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, अतः इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। अब लिखो, विगत वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, जो मैंने मॉनसूनी कहा था, जो मैंने पठारी कहा था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में वर्षा में वृद्धि होने से, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण
इस झील में जल का स्तर, इस झील में जल का स्तर बढ़ रहा है, जल का स्तर बढ़ रहा है। उत्तरी पठारी भागों में, मानसूनी भागों में वर्षा अधिक होने के कारण इस झील में जल का स्तर निरंतर बढ़ रहा है, जिससे पारिस्थितिक परिवर्तन संभावित हैं, पारिस्थितिक परिवर्तन संभावित है। जैसे नए जीवों का विकास, जैसे नए जीवों का विकास। लिखो, लवणता में अंतर उत्पन्न होने के कारण, इस झील के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए एवं कृषि के लिए उपयोगी माना जा रहा है, आप लोग लेक आयर पे कोशिश करिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में हम अल नीनो से इसको संबंधित करेंगे और आगे बात करेंगे। पर्यावरण भूगोल में इसमें और बात करेंगे। ये सब क्लासेस बिल्कुल इंट्रोडक्टरी हैं, बेसिक लेवल की हैं, आपको समझना होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन है, उस पे चलते हैं। जल्दी से टाइटल बनाओ, ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन। उसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम समझाते हैं खनिज कहाँ कहाँ पर है, फिर आपको समझना होगा कि खनिज पे आधारित उद्योग कैसे विकसित हुए। तो अब हम लोग आर्थिक भूगोल की ओर चलते हैं। कृषि भूगोल तो आप देख ही रहे हो, आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5% भाग कृषि के लिए उपयोगी है। 95% ऑस्ट्रेलिया कृषि के लिए उपयोगी है ही नहीं। और क्या हुआ है कि जो कृषि योग्य भूमि का जो डिमांड ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहा है, तो उसी डिमांड को मीट करने के लिए, उसी डिमांड के लिए जो ये नल्लार बोर प्लेन का एरिया है ना, ये जो एरिया है नल्लार बोर प्लेन्स का, ये जो एरिया है इस लेक आयर का, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसमें कृषि प्रणाली को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ से भूमध्य सागरीय जंगल को साफ किया जा रहा है। और कृषि क्षेत्र जो नए ऑस्ट्रेलिया के निकल करके सामने आ रहे हैं, वो है नल्लार बोर प्लेन क्षेत्र। इसी में नए कृषि प्रदेश बनाए जा रहे हैं। बाकी तो इधर कृषि प्रदेश कुछ कुछ है ही, सवाना है, डाउन्स है, विक्टोरिया का एरिया है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, तस्मानिया है, तो ये कृषि का मूल क्षेत्र है। बाकी जो ये पूरा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पे कोई कृषि नहीं होती है। थोड़ा बहुत पशुपालन, पशुचारण कहीं कहीं होता है। पशुचारण का क्षेत्र इधर भी है, पर्थ और ये जो डार्लिंग रेंज है ना, ये पूरा इस भाग में, पश्चिमी तट के पास भी पशुचारण का एरिया मिलता है। ये जो भाग है इधर पूरा पशुचारण मिलेगा। लेकिन बाकी जो ऑस्ट्रेलिया का कोर एरिया है, आप ये देखोगे तो ये सब
जो कोर एरिया है, जो 90% ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर कोई भी कृषि प्रणाली विकसित नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को अगर हम देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व वहाँ पर कितना कम घनत्व है, इसका आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो कितना कम घनत्व का ये महादेश है। तो मुख्य रूप से जनसंख्या जो ऑस्ट्रेलिया की है वो दक्षिण पूर्वी भाग में ही रहती है। इस भाग में ही पूरी ब्रिस्बेन से लेकर के एडिलेड तक का अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, अगर ये लाइन ऐसे हम यूँ ड्रॉ कर दें तो सारी जनसंख्या देखो यहीं पर है। ये देखो सारी जनसंख्या मोस्टली 80 यहाँ पे 90% जनसंख्या यहीं पे रहती है। बाकी 10% जनसंख्या जहाँ तहाँ फैली हुई है। ट्राइबल एरिया है नॉर्थ टेरिटरी, इधर पर्थ के पास थोड़ी जनसंख्या है, भूमध्य सागरीय बेल्ट में जनसंख्या है। नल्लार बोर प्लेन में कोई भी सिटी प्राप्त नहीं होता। आप इधर विक्टोरिया जाओगे, यहाँ पॉपुलेशन आपको मिलेगा। जितने मुख्य शहर हैं सबको रेल मार्ग जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कम दिया हुआ है। उसके विषय में मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि उसका एक्सटेंशन एलिस स्प्रिंग और डार्विन तक हो चुका है। ऐसे सिडनी से लेकर के ये पर्थ तक ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग था। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के विषय में आपको बताया जाए तो ये पूरा ही ब्रॉड गॉज नहीं है, कहीं कहीं पे ब्रॉड गॉज है तो कहीं कहीं मीटर गॉज मिलता है। तो एक ही ट्रेन पूरे में जा नहीं पाती थी। हालांकि इसका समाधान विगत वर्षों में निकाला गया है और अब वहाँ पे पूरा ही ट्रैक को ब्रॉड गॉज किया जा रहा है। पहले ब्रॉड गॉज मीटर गॉज ऐसे करके सब जुड़ा हुआ था तो एक ट्रेन नहीं जा पाती थी। अब वो पूरा एक ट्रेन ट्रैक बनाया जा रहा है। इनफैक्ट बन गया है, पूरा ही एक ट्रैक बन गया है वो ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया से जो अब ऑस्ट्रेलिया में परिवहन मार्ग है तो उससे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया से जो मूल प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा लेक आयर्स से, प्रश्न पूछेगा डाउन से, प्रश्न पूछेगा मरुभूमिकरण पर जो मैंने आपको तीनों लिखवाया, प्रश्न पूछेगा वहाँ का जो खनिज संसाधन है उनका वितरण पे, खनिज संसाधन पे और खनिज संसाधन से संबंधित उद्योगों पे। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पीटी की तैयारी करना चाहते हो तो पीटी की तैयारी में आप सारे शहर का नाम, राजनीतिक विभाजन, उसके मुख्य भौतिक इकाई, उसके चारों तरफ जो वाटर बॉडीज फैले हुए हैं, जो उच्चतम शिखर है, ये मैपिंग अच्छा से कर लो। अगर पीटी के लिए पढ़ना चाहते हो तो मैप को बहुत अच्छे से पढ़ लो। हमने आपको उसका जलवायु प्रदेश भी समझाया, उसका भूभौतिक चित्र भी आपको बताया, कृषि प्रणालियां कहाँ पर होंगी वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। मैंने आपको 3 नोट्स लिखवाए हैं, 3 मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स लिखवाए हैं। और चौथा जो खनिज संसाधन और उद्योग का संबंध है उस पर अब एक डिस्कशन करेंगे और आपको देंगे 3 प्रश्न ऐसे जो आपको लिख करके लाना होगा या खुद से लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि ये जो आईएएस की तैयारी होती है इसमें कुछ हम देंगे, कुछ तुम अपने अंदर से क्रिएट करोगे, तभी इसका संयोग बनेगा। सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे तब भी गलत है, सब हम लिखवाएंगे तब भी गलत है। तो हम लोग दोनों मिलकर के इसमें प्रयास करेंगे, मिलकर के काम करेंगे। और जितना बताया गया है ये बहुत सफिशिएंट है। अभी एक बार आपको हम फिजिकल मैप दोबारा करवाते हैं और आपको इसी तरह से याद रखना होगा। देखो यहां पर क्या है, किम्बरली प्लेट्यू। किम्बरली प्लेट्यू में कौन सा संसाधन है, बॉक्साइट। पूरे मिनरल्स को हम देखते हैं, बॉक्साइट। उसके बाद नीचे क्या है, यह है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट में कुछ नहीं मिलता, यहां पर कुछ नहीं है। अगर हम इसके नीचे आएंगे तो ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पूरा भाग है यहां पर खनिज का बहुत बड़ा केंद्र मिलेगा तुमको। ये लौह अयस्क के लिए है, यानी यहां पर हमने Fe लिख दिया, ये लोहे का केंद्र है। लोहा यहां पर बहुत मिलता है, लोहा यहां पर मिलता है। खनिज के जो नाम है वो कौन कौन से हैं, तो टॉम प्राइस, माउंट टॉम प्राइस यहां का एक बड़ा लोहा का केंद्र है। और क्या है, न्यूमैन। न्यूमैन एक बड़ा केंद्र है, आपके पीडीएफ में सब दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये जो लोहा का क्षेत्र है ये है बॉक्साइड का क्षेत्र। ग्रेट सैंडी डेजर्ट में कोई खनिज नहीं है तो बॉक्साइड, कोई खनिज नहीं। उसके बाद नीचे आप पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो यहां पर मिलता है लोहा, और लोहा में हमने 2 नाम आपको याद रखने लिखे हैं, टॉम प्राइस और न्यूमैन। और तीसरा है गोल्ड्सवर्दी। ये 3 खनिज केंद्र
पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होते हैं। यहीं पर है ना डार्लिंग रेंज, तो डार्लिंग रेंज और उसके आसपास का जो एरिया है उसमें मिलता है लोहा। लोहा का 3 केंद्र, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। 3 केंद्र है टॉम प्राइस, न्यूमैन और गोल्ड्सवर्दी। लोहा का 3 केंद्र है ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहला मिनरल क्या है ऑस्ट्रेलिया का? बॉक्साइड है। बॉक्साइड कहां मिलेगा? अर्नहेम लैंड और केप यॉर्क पेनिनसुला। सबसे बड़ा केप यॉर्क पेनिनसुला भी बॉक्साइड है, ये भी बॉक्साइड था, कई बार बताया। यहां पर कौन सा है? माउंट वीपा। यह है माउंट वीपा जो बॉक्साइड का सबसे बड़ा केंद्र है। तो बॉक्साइड हमारा हो गया ऊपर में, उत्तरी भाग में। नीचे आओगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल क्या है लोहा। लोहा कहां मिलता है? डार्लिंग रेंज के आसपास के एरिया में। और फिर मैंने कमेंट पढ़ना शुरू कर दिया। ये जो है ना, ये लोहा है, ये लोहा यहां मिलेगा। इस 3 केंद्र हैं, टॉम प्राइस, न्यूमैन और गोल्ड्सवर्दी। तीनों का नाम याद रखना है आपको। यहां पे लोहा क्यों मिलता है मुझे तो ये भी मालूम है, हम आपको बताना भी चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कभी भारत के सिंहभूम का और अफ्रीका से जुड़ा हुआ भाग था। तो जैसे सिंहभूम पे लोहा मिलता है उसी का ये एक्सटेंशन है। जैसे हमारा छोटानागपुर का पठार है ना, उसी तरह यहां पर भी पठारी भाग है और जो छोटानागपुर का पठार है उसी का ये विस्तार पटल है। ये बहुत अद्भुत बात आपको बता रहे हैं कि छोटानागपुर के पठार का ही ये विस्तार पटल है। तो उसी तरह की चट्टानें यहां मिलती है, इसलिए यहां पर लोहा मिलेगा। तो ये लोहा का केंद्र हो गया। अब हम नीचे आते हैं। ये जो हमारा भाग है ये है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ये मरुभूमि का भाग है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में मरुभूमि है। और अगर हम इस मरुभूमि में आएंगे तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो क्या है? वो है गोल्ड। यहां पे मिलता है गोल्ड। और हमने आपको बताया था कि कालगुरली और कुलगार्डी, कालगुरली और कुलगार्डी, ये दो, कालगुरली कुलगार्डी, ये दो आपके स्वर्ण भंडार के केंद्र हैं। तो ऑस्ट्रेलिया गोल्ड माइनिंग करता है इसी क्षेत्र में। ये जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट का एरिया है, नल्लार बोर प्लेन के ऊपर में थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की ओर जाओ तो यहीं पर आपका कालगुरली, देखो ये है कालगुरली कुलगार्डी, यहां पर मिलेगा। ये गोल्ड माइन का एरिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? बॉक्साइड। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइड में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र रहा है, लेकिन बॉक्साइड का एक्सपोर्ट नहीं करता है, एक्सपोर्टर नहीं है बॉक्साइड का। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये बॉक्साइड का स्मेल्टिंग खुद करता है और जो स्मेल्ट करने के बाद एल्यूमिनियम बनता है उसको एक्सपोर्ट करता है। ये बड़ा स्मार्ट देश है, खुद प्रोसेसिंग करता है। भारत की तरफ कोयला और लोहा बाहर नहीं भेज रहा है। अब दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्या है? लोहा। लोहा मेटलर्जिकल लोहा में ये बहुत अच्छा मैग्नेटाइट आयरन है इसके पास। हेमेटाइट आयरन है लेकिन ज़्यादातर मैग्नेटाइट आयरन मिलता है। मैग्नेटाइट आयरन में लोहे की मात्रा 60 से 62% तक रहती है खनिज में। तो ये मैग्नेटाइट आयरन ओर का यहाँ भंडार है। हेमेटाइट भी मिलता है लेकिन मैग्नेटाइट प्रमुखता से मिलता है। नीचे आओगे तो गोल्ड माइंस मिलेगा, कालगुरली, कुलगार्डी, ये सब गोल्ड माइंस है। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर हो गए। चौथा महत्वपूर्ण खनिज क्या है? वहां पे यूरेनियम है। यूरेनियम के विषय में आपने जरूर सुना होगा कि भारत बड़ा डिमांड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से मोदी जी का बढ़िया दोस्ती चल रहा है आजकल, चाइना के चक्कर में, आपको पता ही है। तो यूरेनियम का डिमांड भारत ऑस्ट्रेलिया से करता है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है कि भारत को यूरेनियम देगा या नहीं देगा, लेकिन यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत है। और ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का 2 विशाल भंडार है, 2 बहुत बड़ा भंडार है। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का बड़ा केंद्र है। ये देखो, ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर यही यूरेनियम का सबसे बड़ा केंद्र है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में। एक है माउंट कैथलीन। माउंट कैथलीन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे लेक आयर से पश्चिम है माउंट कैथलीन। तो माउंट कैथलीन इस भाग में है। तो माउंट कैथलीन
में यूरेनियम का विशाल भंडार मिलता है। तो माउंट कैथरीन आप जरूर याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में विशाल भंडार है यूरेनियम का। कुछ यूरेनियम यहाँ गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के नीचे भी प्राप्त होता है, बार्कली रीजन है ये, यहाँ पर मिलेगा यूरेनियम, लेकिन ज़्यादातर साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही प्राप्त होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट होगा वो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में कितना मिनरल्स हो गया? बॉक्साइट, आयरन, गोल्ड और यूरेनियम, ये 4 महत्वपूर्ण मिनरल है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है उसका 2 केंद्र है। एक तो यहां पर है वीपा के बिल्कुल नीचे में थोड़ा सा है दक्षिण में, यह है माउंट ईसा, ISA, यह है माउंट ईसा। यहां पर माउंट ईसा में नॉन फेरस मेटालिक डिपॉजिट है, अलौह धात्विक खनिज का भंडार है, अलौह धात्विक खनिज। तो यहां पर हम लोगों को अलौह धात्विक खनिज मिलेगा माउंट ईसा के पास। फिर ब्रोकन हिल है, देखो ब्रोकन हिल यहां है, दूसरा केंद्र है, यहां भी अलौह धात्विक खनिज ही मिलता है। और ब्रोकन हिल और माउंट ईसा को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये अलौह धात्विक खनिज का यहाँ भंडार मिलता है। तो ये जो 2 केंद्र हैं यहाँ पर, ब्रोकन हिल और माउंट ईसा, यहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलेंगे? जैसे कॉपर मिलेगा, जैसे लेड शीशा, जैसे जिंक जस्ता, जैसे सिल्वर जस्ता शीशा कॉपर, इस तरह का यहाँ पे मिनरल मिलता है। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि शीशा, जस्ता और ये जो सिल्वर है, ये तीनों ही एक ही खनिज से प्राप्त होते हैं, इनके खनिज अलग अलग नहीं होते हैं। यानी एक ही माइनिंग सेंटर से ये 3 अलग अलग प्रकार के धातु प्राप्त हो सकते हैं। ओके, तो आपको ये खनिज के विषय में मैंने बताया। खनिज केंद्रों का एक बार फिर से रिवीजन करो और देखो कि हमने जो 4 खनिज प्रमुख बताए, सबसे पहला बॉक्साइड है, दूसरा आयरन है, तीसरा गोल्ड है, चौथा यूरेनियम है। ये 4 प्रमुख खनिज हुए। इसके अलावा 2 खनिज का केंद्र माउंट ईसा और ब्रोकन हिल, ये 2 इंपॉर्टेंट खनिज केंद्र हैं। ये खनिज केंद्र क्या है? ये खनिज केंद्र हैं आपके नॉन फेरस मेटालिक डिपॉजिट्स के, जिसका मैंने उदाहरण आपको दे दिया। तो आप ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया रिच किस चीज़ में है? अब हम लोग हाइड्रोकार्बन में चलते हैं कि हाइड्रोकार्बन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ मिलता है। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो सिडनी न्यू कैसल एरिया, सिडनी न्यू कैसल एरिया में मिलता है कोल मिलता है, कोयला मिलता है। ये कोयला बहुत ही हाई क्वालिटी का है। भारत के विशाखापत्तनम का जो स्टील प्लांट है, वहाँ भी जो मेटलर्जिकल कोल मिल रहा है, जो हम लोग कोल का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कोयला भी न्यू कैसल और सिडनी के रीजन से ही आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया कोयला का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। जितना उसके पास है नहीं, उससे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है। कोयला की जो प्रासंगिकता है, ये आने वाले 20 से 50 वर्षों के बीच में ख़त्म हो जाएगी और ऊर्जा के नए संसाधन आ जाएंगे। तो भारत को भी चाहिए कि अपना जो कोयला है वो तो बाद में एक वेस्ट मटेरियल बन जाएगा हमारे लिए। तो कोयला का जितना एक्सपोर्ट करके हम लोग जितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। ऐसा नहीं कि कोयला को बचा करके घर में रखना है। इसका एक उदाहरण भी आप समझ सकते हो कि जो माइका था, माइका यानी अभ्रक, तो अभ्रक हम लोगों के देश में दुनिया का सबसे बड़ा डिपॉजिट था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास में अभ्रक को रिप्लेस करके बहुत सारे ऐसे केमिकल और प्लास्टिक की चीज़ें बन गई जो कि अभ्रक को रिप्लेस कर दिया। तो आज अभ्रक हमारे कोडरमा माइंस में या हमारे छोटानागपुर में भरा पड़ा है, नेल्लूर में भरा पड़ा है, आंध्र प्रदेश नेल्लूर में भरा पड़ा है। लेकिन हम उसका मुंगेर बिहार में भरा पड़ा है, लेकिन आज उसका कोई उत्पादकता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, उत्खनन नहीं हो रहा है। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है कि अपने जो कोल रिसोर्स हैं उसको एक्सपोर्ट करके ये राजस्व की प्राप्ति करता है। ये अपना कैपिटल फॉर्मेशन में ही लगा हुआ है। हाइड्रोकार्बन में चलते हैं तो कोयला का तो यही क्षेत्र है, और कहीं कोयला नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत सिग्निफिकेंट हो और जो जीएस के बच्चों को जानने की आवश्यकता हो। अब हम चलते हैं कि हमारा वो कहाँ मिलेगा, पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन्स कहाँ मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था बास स्ट्रेट में। बास स्ट्रेट में सबसे ज़्यादा तेल कूप हैं
और यहाँ के कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया से तेल मिलता है। पहला कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने में हम लोगों को 3 दिन का समय लग गया, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा आंसर राइटिंग करवाया, थोड़ा कुछ और बातें समझाई, हमने इसमें मरुभूमि बनने के कॉन्सेप्ट्स को समझाया। तो कई सारी चीज़ों को ऐड करने के कारण ऑस्ट्रेलिया का क्लास 3 दिन तक स्ट्रेच हुआ है। और आने वाले समय में जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके साथ साथ ज्योग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों को भी धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही भौतिक भूगोल आएगा तो वो मूलभूत सिद्धांत जो आज आपको कठिन लग रहे हैं, वो भौतिक भूगोल में अचानक आपको लगे कि हाँ ये मेरा सुना हुआ है, इसको मैंने समझा है पहले, तो आपको और मज़ा आएगा और उसमें और हम हायर लेवल पे आपको लेकर के जाएंगे। तो अभी आप हमको सुनते रहिए। टीचर का उद्देश्य ये होता है कि जो नए बच्चे हैं उनको कम से कम फोर्स करके सुनाना। कोई आवश्यक नहीं है कि 100% आपको पहले ही दिन से समझ में आए, आपको 30-40% समझ में भी आता है, तो भी आप जब धीरे धीरे आगे बिल्ड करते हो तो आपको समझ में आने लगेगा। आप सामान्य इतिहास या सामान्य हिंदी साहित्य या सामान्य समाजशास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, आप भूगोल पढ़ रहे हो, जो कि एक अर्ध विज्ञान है। और इसमें शिक्षक की भी बड़ी मजबूरी हो जाती है, व्यापारिकपन बोल करके व्यापारिकपन को न बताना, सिर्फ छोटा सा बात बताना। तो ये तो हमारी मजबूरी है कि आप, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आपको हम इतने शब्दावलियों से इंट्रोड्यूस तो कर दें, परिचय तो करवा दें कॉन्सेप्ट से, ताकि फिजिकल ज्योग्राफी में जब पढ़ाएं तो आपको लगे कि हाँ यार ये सब तो मेरा जाना हुआ है, अब मज़ा और आ रहा है और समझ में आपको आने लगेगा। तो आप देखो कि मैंने कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स फिजिकल ज्योग्राफी के आपको समझाने के प्रयास किए हैं। और मैंने, जैसे मुझे याद आया कि मैंने यहाँ बताया था कि बास स्ट्रेट वास्तव में एक धंसा हुआ एरिया है, अवतलित एरिया है। और अवतलित एरिया में जब निक्षेप होता है तो वहाँ पर एल्गी के कारण, माइक्रोस्कोपिक लाइफ्स के कारण वहाँ पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाता है। तो हाइड्रोकार्बन वहाँ पे पेट्रोल के रूप में यहाँ प्राप्त होगा, समुद्र के नीचे पेट्रोल के रूप में बास स्ट्रेट में यहाँ पे मिलेगा। और पेट्रोल कहाँ मिलता है? तो यहाँ भी मिलता है। सिडनी और न्यू कैसल के पास में भी पेट्रोलियम संसाधन आपको मिलेंगे। तो सिडनी न्यू कैसल के पास भी पेट्रोलियम मिलेगा। और पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? तो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के अंदर में भी, यहाँ भी पेट्रोल की बड़ी संभावना है, हाइड्रोकार्बन्स की बड़ी संभावना है। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ पेट्रोल मिल रहा है, कहाँ कहाँ लौह अयस्क मिल रहा है, और कहाँ कहाँ खनिज किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से वितरित है। एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझानी है वो ये है कि कल और परसों तो दशहरे का छुट्टी है, और कल और परसों दशहरा आ रहा है, तो दशहरे की छुट्टी आपको सेलिब्रेट करनी है। पूरा भारत कल और परसों डूबा होगा पूजा में, पूजा पाठ करता है, दशहरा मनाता है। तो हम लोगों ने भी 2 दिन की छुट्टी रखी हुई है, और ये 2 दिन आप पूरा एंजॉय करो। लेकिन 2 दिन में आपको हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और उसको आप ज़रूर लिखने का प्रयास करो, और हमारे प्रश्नों को अभी लिखा जाए। प्लीज़ लिखिए। 3 प्रश्न मैंने आज आपको लिखवाए, और 3 प्रश्न आपको दे रहे हैं जो आपको लिखने हैं। और उन तीनों प्रश्नों को आप लिख करके, और कैसे करोगे वो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, या आप देखते हैं कैसे उसका क्या उपाय हो सकता है। लेकिन आप लिखने का प्रयास करो। लिखो। हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा, लिखो। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में मानवीय अधिवास की गहनता, मानवीय अधिवास की गहनता के भौगोलिक कारणों की समीक्षा करें। देखो, पहले तो प्रश्न, जो आप बिल्कुल न्यू कमर हो तो आपको पहले तो प्रश्न एकदम से थोड़ा सिंपल ही रखा जाएगा, धीरे धीरे आगे
और प्रश्न अलग सा दिया जाएगा, लेकिन अभी तो यही प्रश्न आपको लिखना होगा। दूसरा प्रश्न लिखिए। ऑस्ट्रेलिया में उच्च नगरीकरण के कारणों की समीक्षा करें। तो हमने एक प्रश्न नगरीकरण से पूछ लिया, अधिवास से पूछ लिया। तीसरा प्रश्न लिखो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज संसाधनों के उत्पादन या उत्खनन एवं संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करें। ये देखो प्रश्न मैंने थोड़ा उठाया, एवं संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करें। अब एक प्रश्न ऐसा लो जो आईएएस में सचमुच में आएगा। ये जो प्रश्न लिखवाए मैंने 3, ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। अब एक प्रश्न ऐसा लो और देखो कि स्टैंडर्ड कहाँ जा सकता है। लिखो ऑस्ट्रेलिया में विगत दशक में फॉरेस्ट फायर दावानल की घटनाएं प्राप्त हुई हैं। इनका अल नीनो से संबंध स्थापित करें तथा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का या पर्यावरणीय अवनयन का या पर्यावरणीय अवनयन की मैग्नीट्यूड मतलब पर्यावरणीय अवनयन की विशालता को, प्रभाव को उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। अब आप लोग देखो इस चारों प्रश्न को देखो कि एक शिक्षक 3 प्रश्न सामान्य भी बना सकता है और चौथा प्रश्न आईएएस के जैसा भी बना सकता है। सब है मेरे पास, आप थोड़ा इंतज़ार करो। भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब आपको धीरे धीरे यूपीएससी टाइप प्रश्नों को लिखने के लिए मजबूर भी करेंगे और पढ़ा तो रहे ही हैं, आपको यही ऐसे ही ग्रेजुअली सीखते रहना है। चौथे प्रश्न का उत्तर भी आप लोग लिखोगे, कोशिश करोगे। हालांकि चौथे प्रश्न का उत्तर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ही मिलता है, बाद ही समझ में आता है। लेकिन ये जो हमने चौथा प्रश्न लिखाया, आईएएस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो 3 प्रश्न आपको हमने दिए हैं वो अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, साधारण प्रश्न हैं,
लेकिन आपको लिखने का प्रारंभ उन्हीं तीनों से करना है। आप ऐसा नहीं कि चौथे से आप शुरू कर सकते हो। आपको अगर 100 मीटर दौड़ना है पावर के साथ तो पहले प्रैक्टिस करना होता है। तो 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, चौथा क्वेश्चन जो है वो रियल क्वेश्चन है जो आईएएस में आएगा। हाँ, उफ, ये खतरनाक क्वेश्चन अर्चना। आपसे पढ़ते हुए फील होता है कि आईएएस जरूर बनेंगे। हम कोशिश करेंगे अजीत कि आप लोग अच्छा इंसान भी बनो, बढ़िया व्यक्ति तो हो ही, और अच्छा इंसान बनो, खुश रहो बहुत, ऊर्जावान रहो बहुत, और हर पल हर व्यक्ति का मदद करते रहो। देखो, एक आतिश था, उसको लिखा कि नहीं समझ में आया तो मैं द्रवित हो जाता हूँ, मैं उसके पीछे लग जाऊँगा कि यार इसको समझ में क्यों नहीं आया। मुझे वो 1000 बच्चे भी प्यारे हैं जिनको समझ में आ रहा है, और वो एक बच्चा भी उतना ही प्यारा है जो कहता है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद हम उसको कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसके लिए भी काम करते हैं। खैर, इन बातों को अलग रखा जाए। आज का क्लास इतना ही था आपके साथ। और उच्च नगरीकरण का मतलब क्या है? जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जैसे भारत में निम्न वर्गीय नगरीकरण है, बिहार में 11% नगरीकरण है, तो बिहार गाँवों का बिल्कुल राज्य बन गया। वैसे ही करंट अफेयर की क्लास हम लोग जब 15-20 दिन कोर्स चलेगा तो हर सैटरडे को करंट अफेयर की क्लास होगी। करंट अफेयर का क्लास कल नहीं है, कल करंट अफेयर पे क्लास नहीं है, अगले वीक से करंट अफेयर का होगा शुरू। चेक कैसे करना है, आपका उत्तर कैसे चेक किया जाएगा, हम आएंगे और इन प्रश्नों का समाधान 1-2 पॉइंट में देंगे। तो आप अपना पॉइंट लिख करके ऊपर दिखाना, हम आपका पॉइंट पढ़ लेंगे और उसको हम करेंगे। देश, थैंक यू सो मच। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखो किस अप्रोच से पढ़ाया कि आपको पीटी और मेंस दोनों में लाभ मिले। ये पीटी कम मेंस इंटीग्रेटेड बैच है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। और हमने फिजिकल ज्योग्राफी के कई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और बहुत बहुत शुभ दशहरा आपको, शुभ दुर्गा पूजा आपको। आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए 2 दिन। हम भी 2 दिन कुछ छोटा मोटा पूजा करेंगे, हम भी 2 दिन सेलिब्रेट करेंगे, आराम करेंगे। और मंडे को, सोमवार को फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अखिलेश, थैंक यू सो मच। हैप्पी जय महाकाल, ये गर्जना करने वाला। थैंक यू पूजा, शिवा, कपिल, शिवा, अक्षय, अखिलेश, थैंक यू सो मच। देश, प्रशांत, अक्षय, सनी, ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बस, धन्यवाद, बाय बाय।